गुड इवनिंग अमित। ओके, तो ये बात हमने देख ली थी कि मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल से हम तीन चीजें पता कर सकते हैं। बाई मैक्सवेल्स राइट हैंड thumb rule, we can find direction of magnetic field for long straight current carrying wire इन्हीं के रूल से दैट इज डायरेक्शन, या ये पता किया जा सकता है कि पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल फॉर सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कॉइल, नॉर्थ एंड साउथ पोल फॉर current carrying coil। इसी तरीके से द पोलैरिटी मैग्नेटिक पोल्स फॉर सोलिनॉइड, ये भी राइट हैंड थंब रूल से पता किए जा सकते हैं। फॉर सोलिनॉइड अब जरा देखें कि जब हम क्या करते हैं, थंब को ऐसे रखते हैं और फिंगर्स को ऐसे कर देते हैं, तो नाउ देयर आर टू कंडीशन कि थंब को अगर हम करंट ले लें देन वी कैन फाइंड आउट, थंब को करंट लेने पर वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पता कर सकते हैं कि भाई ये इस तरीके से ये एक्सिस है और इसके चारों ओर ये फील्ड है, फील्ड को बी कहते हैं और ये करंट है। तो पहला वाला ये केस है मैक्सवेल से। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर हमारे पास कॉइल है तो कॉइल में भी पता किया जा सकता है। ये पीछे का पोर्शन है, ये कॉइल के आगे का पोर्शन है, और अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है कॉइल में, तो कॉइल में एक आपको कहीं ना कहीं ये लगा देना पड़ेगा। तो अब इसी में है वही थंब रूल, राइट हैंड का ही थंब है। तो जब फिंगर बताएं डायरेक्शन ऑफ करंट, इस बार फिंगर बता रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या बताएगा? देखो ये देखो ये है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए फिंगर इसमें क्या बता रही हैं, तो फिंगर्स आर टेलिंग अबाउट ये इस तरीके से, ये देखिए है वही राइट हैंड। तो फिंगर्स आर टेलिंग, अभी हम सेकंड पार्ट पर हैं, फिर थर्ड पे भी आएंगे।
तो ये है सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में इधर फिर क्या हो जाएगा बताओ, क्या नॉर्थ और इधर साउथ नहीं हो जाएगा? तो लूप के केस में क्या इसके पोल्स बताए जा सकते हैं? बताइए। और कभी भी आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो ऐसे केस में आपकी बुक में एक डायग्राम बना है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको आपको बनाना होगा कि ड्रॉ। देखो अभी हम कहाँ हैं सी पे, अभी हम तो बी पे है ना। अभी कैसे समझ में आ जाएगा, अभी ए किया ना और अब बी है। तो बी में समझ में आया कि नहीं कि अगर मान लो ये डायरेक्शन है और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इधर नॉर्थ हुआ कि नहीं? जब फिंगर बताएं करंट, जब फिंगर क्या बता दें, दोनों चीज हो सकती है। तो पहले वाले केस में क्या बता रही थी फिंगर, क्या फील्ड, और अब क्या बता रही है फिंगर, बोलो क्या करंट। तो जब फिंगर करंट बताएंगी तो थंब क्या बताएगा, क्या नॉर्थ, बोलो थंब क्या बता देगा, नॉर्थ। है ना आसान। तो अब जरा देखो, तो इस तरीके से हो गया। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे फील्ड होगी, तो द फील्ड हैज बीन मेड लाइक दिस, ये फील्ड है। कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे कहा जाए कि कॉइल में हमको फील्ड बना के दो, तो कॉइल में कैसे फील्ड बना के दोगे? ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, तो कॉइल में किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर तो होगी, किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर होगी, लेकिन जो नॉर्थ है क्या वहां से फील्ड निकलती हुई होगी और साउथ में जाती हुई होगी क्या, बोलो। तो अब यहां पर देयर आर मैनी फील्ड्स, सो ये देखो कि देयर आर मैनी फील्ड्स, यहां पर फील्ड्स होंगी और फिर धीरे धीरे ऐसे बना देना, यहां पर भी फील्ड्स होंगी और धीरे धीरे ऐसे बना देना, और फिर ये बना देना। तो फील्ड वही है, अल्टीमेटली ये और बड़ा बनता चला जाएगा। लेकिन इधर तो नॉर्थ है ना, और इधर क्या है बताइए, साउथ है कि नहीं? ये समझ में आ गया ना मैक्सवेल का थंब रूल। वो कह रहा है तुम्हें दोनों ही मैंने फ्रीडम दे रखी है, या तो फिंगर को फील्ड मानो, ये करंट है तो फील्ड मान लेना, और ये करंट है तो ये फील्ड मान लेना। देखो इसे करंट माना तो फील्ड मानी गई कि नहीं, नॉर्थ। इफ wrapping of fingers are in the direction of current, then the thumb indicates the north pole, ठीक है, of the coil. So if wrapping of fingers of right hand, ठीक है, indicates करंट, तो यहां करंट है, सर्कुलर करंट, देन थंब पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, थंब पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। इतनी बात हो गई, थंब पॉइंट्स आउट में। और ये हमने बना दी कि अगर ये नॉर्थ है तो सारी फील्ड नॉर्थ से निकलती हुई, जैसा बुक भी बता रही, बुक में भी एरो बने हुए हैं, नॉर्थ से निकल रही है, आप यू कैन सी इट, ठीक है। और बाकी करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये देखो, अब ये देखिए, ये चीज़ है, सबसे अच्छा तो थंब रूल है। फिर भी जिधर से आप देखो, तो जिधर से देखने पर कॉइल में आपको
ये दिखे कि उल्टा चल रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज, तो जान लेना कि जहां से देखने से एंटी क्लॉकवाइज करंट हो वही सिरा नॉर्थ है। सो बाय व्यूइंग द क्वाइल, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ क्वाइल, जब इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ क्वाइल। सो बाय इफ वी व्यू द क्वाइल, इफ वी ऑब्जर्व द क्वाइल, और ये जो चीज है इसको कहते हैं प्लेन ऑफ क्वाइल। दो अलग अलग चीजें हैं। ये जो चीज कहलाएगी इसको क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ क्वाइल। और ये जो चीज है इसे क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ क्वाइल। तो अगर हम एक्सिस ऑफ क्वाइल से देखें, इफ वी ऑब्जर्व द क्वाइल फ्रॉम एक्सिस ऑफ क्वाइल, then and the current is anti clockwise, और करंट कैसी पाई जाती है? करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है? देन दैट एंड क्या पाया गया बताओ जरा यहां पे। दैट एंड इज, ये कैसी करंट है? उल्टी चल रही कि नहीं? घड़ी ऐसी तो नहीं चलती है। तो दैट एंड इज नॉर्थ। देन दैट एंड इज नॉर्थ पोल। ऐसा है ये चीजें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनकलकेट कर लेते हो थम्स रूल तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी मैं ये दिखा रहा हूं कि अगर ये चीज़ है और ये इसकी एक्सिस ऑफ कॉइल है, जो फिर भी ना समझ पाए, कहे कि हमें तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो इतना तो नहीं पता है, ये तो बहुत हार्ड चीज़ आपने बता दी, एंटी क्लॉकवाइज में से कैसे पता चलाऊं ये। तो ऐसी स्थिति में जब आप इस एक्सिस से देखें और आपको ये पता चल जाए कि ये ऐसे करंट आ रही है, एक सर्कल बना लो और यहाँ से इसको मिला दो, तो एंड पर एरो लगाओ। क्या ये इस तरीके से बन रहा है? ये देखो ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो कह देना नॉर्थ पोल है। वही दूसरी तरफ से जो देखेगा उसके लिए क्या लगेगा? दूसरी तरफ से भी देखेगा तो आप है वही चीज़, लेकिन आप ऐसे बना लो, ये ऊपर से आने वाली ऐसे बना लो, डिस्क वही है, थोड़ा सा इसको तिरछा कर लो, कह दो हम तो उधर से देखेंगे, अब इसको मोड़ो थोड़ा सा। जैसे कभी कभी कॉइल नहीं होती है तो कहते हैं नहीं अब तो ये कॉइल ऐसे जा रही, अब ऐसे देख रहे थे, अब तो ऐसे देखेंगे, तो देखो ऐसे ना, तो थोड़ा तिरछा कर लो, है वही कॉइल, जिससे ये देख सके और हम भी परसेप्शन कर सकें। कॉइल को तिरछा, ये ऊपर की चीज़ ऊपर है और नीचे की चीज़ नीचे है, तो ऐसे करंट जाकर है वही चीज़ की नहीं, बस हमने मोड़ दिया, ऊपर वाला तो ऊपर ही रहा। अच्छा, इस वाले व्यक्ति के लिए अब बताओ किस तरीके का ऑब्जर्वेशन रहेगा? तो उसके लिए क्या ये क्लॉकवाइज है वही चीज़, बस सिक्के को थोड़ा या चूड़ी को मोड़ दिया, करंट तो ऊपर वाले ब्रांच में अभी भी वैसी ही बह रही। तो ये कहेगा अरे ये तो क्लॉकवाइज है, तो जिधर क्लॉकवाइज करंट है उसके लिए पोलैरिटी क्या होगी? सर्कुलर कॉइल है, तो जब ऐसे है तो इसके मन में ये फीलिंग आएगी कि क्यों ना हम ऐसे कर लें, ऐसे, तो है ये भी क्लॉकवाइज। नाउ देन इट इज साउथ, इसको दिख रहा है नॉर्थ, इसको दिख रहा है साउथ, उसने इमेजिन कर लिया। सो करंट क्लॉकवाइज, इसलिए साउथ, करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो एन आ रहा है इसलिए नॉर्थ। ये वैसे ये सब करने की किसी को ज़रूरत नहीं, जिसे मैक्सवेल का बेसिक रूल पता है, चुपचाप हाथ लगाओ, कौन आपसे पूछने जा रहा है, हाथ लगाओ और बस तुरंत पता लगा लो। ये हाथ रखा, सो बाई हैंड सिंपली यू फाइंड आउट वेयर इज़ नॉर्थ। इससे आसान कुछ नहीं, मैक्सवेल के रूल से आसान तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं।
कहीं पर कॉर्क रूल है, कहीं कुछ दिया है, बट दैट इज नॉट नीडेड एट ऑल व्हेन वी आर वेरी वेल एडहियर्ड विद दिस रूल। ये तो दो बात हो गई। अब देखो, अब तीसरी बात क्या हो गई? थर्ड है कि सॉलिनॉइड के केस में, सॉलिनॉइड कॉइल ही है, लेकिन अगर हम कॉइल को किसी चीज़ पर एक कोर में लपेट दें, ये हमारे पास एक कोर है और मैं इसी पे वायर को लपेट दूं, तो फिर से आएगा, तो फिर लपेट दूं, फिर लपेट दूं, ऐसे। इफ़ वी आर रैपिंग इट क्लोजली, इफ insulated copper wires are wrapped closely and then they are connected to some DC current, तो अब हम इस पर DC करंट फ्लो करा लें। ये देखो, तो ये करंट गई और फिर पीछे से आके फिर जाएगी, तो फिर ऊपर जाएगी, फिर पीछे से आके फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी और फिर इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो इस तरीके से ये जब यहाँ से जाएगी तो इससे लौट आएगी और यहाँ से चलना शुरू की, प्लस से चली, माइनस में लौट आई। अब इस स्थिति में अगर आपके पास जैसे बैटरी बहुत वीक है, कुछ नहीं है, एक और नेल भी डाल दो, 1000 गुना तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जैसे कल मेरा कंपास काम नहीं कर रहा था, नेल डाल देते तो 1000 गुना हो जाती। अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया और ये बार मैग्नेट हो गया। ठीक है, सो इस केस में जो सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के केस में हम कैसे पता करें कहाँ फील्ड है? फिर से वही हाल, जो एक में था वही इसमें भी है। अब ये उतना मल्टीप्लाई हो गया, साथ में एग्रीगेट हो गया। जरा देखो किधर करंट जा रही है, ऐसे जिधर जा रही है उधर ही उंगली ले जाओ, देख लो ऐसे। तो थंब किधर बताएगा, बताओ? इधर बताएगा, देख लो थंब। तो इस तरीके से जिधर ये जा रही है तो इधर क्या हो गया बताइए? नॉर्थ, और इधर क्या हो गया? साउथ। अब अगर मैं इधर कंपास लाऊं तो कंपास लाने पे कंपास की नीडल का कौन सा पार्ट इधर ठहरेगा? नॉर्थ ठहरेगा। और यही कंपास अगर मैं इधर ले आऊं तो इस साइड लाने पर, यहाँ पर तो नॉर्थ दूर भाग जाएगा, क्योंकि फिर नॉर्थ यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ साउथ इसके पास आएगा, नॉर्थ दूर भाग जाएगा। तो इस तरीके से when solenoid is actuated with current, then it acts as bar magnet and one of its end acts as north pole and other end acts as south pole and its magnetic field lines are identical to bar magnet. When solenoid is actuated with, इसे एक्चुएट किया जाए विथ करंट, देन क्या होगा? इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। ठीक है, मौका लगेगा तो ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट है कि आप लोगों से ही करा दूंगा, तो बिल्कुल आप हैंडी हो जाओगे कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। सो देन इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। अच्छा, ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है एंड its two ends are acting as north and south pole and its two ends acts as north and south pole। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह काम करेंगे। जरा देखें, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आइडेंटिकल टू बार मैग्नेट। ये चीज़ है। मान लीजिए जैसे मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा पता करने के लिए कि क्या आपको इसमें मालूम चल रहा है, जैसे यहाँ से एक मैंने वायर ले लिया, ठीक है, सो यहाँ से वायर पीछे पीछे आया होगा, फिर यहाँ से एक ऐसे वायर आया होगा, फिर एक ऐसे आया होगा, फिर ये ऐसे आया होगा और फिर ये ऐसे आकर पीछे पीछे आ गया।
ये, और इसमें यहाँ से मैं करंट फेड कर दूँ, अब की इधर से करंट जा रही है और ये इसमें आ रही है, तो ये इससे जा रही तो इसमें गई, फिर आके जब ऐसे 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 मैदान में दौड़ो तो पीछे आओगे, आप जितनी बार भी दौड़ोगे इधर से ही जाओगे, फिर पीछे से ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, ऐसे ही तो होता है। अब ये देखो, तो इस स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि ये सॉलिनॉइड है, क्लोजली वाउंडेड tons of copper wire which is insulated so that current flows in a circular path and it actuates magnetic field। तो ऐसी स्थिति में ईशान which end will act, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड will act as a नॉर्थ पोल। जरा राइट अपना मैक्स थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, और रैपिंग ऑफ फिंगर्स को करंट लो और ये पता करो कि कौन सा एंड इसमें नॉर्थ पोल होगा। ये ठीक कह रहे हैं। कैसे इन्होंने पता लगाया कि लेफ्ट हैंड नॉर्थ पोल होगा, जरा चेक करो, क्योंकि ये ऐसे था, ये देखो इन्होंने जिधर की ओर जा रही थी करंट वैसे ही तो फिंगर रखी, देख लो फिंगर कैसे रखी, यहां देखो, कोई नीचे तो नहीं जा रही थी ना। अगर नीचे जा रही होती करंट, करंट करंट कैसी जा रही थी बताओ, देख लो और पास से देखो, ये तो जिधर करंट जाएगी उधर ही तो हाथ ले जाओगे, बताइए। तो करंट जिधर जा रही है उधर हाथ रखा और इन्होंने आसानी से बता दिया कि राइट एंड साउथ पोल है, और लेफ्ट हैंड को इन्होंने क्या बताया, नॉर्थ पोल। आप ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है। सो ये इस तरीके से ये ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिधर जा रही करंट उधर फिंगर रखा, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये हो गई करंट ना। तो इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। सीधी सी बात है, जब भी आपको एक सॉलिनॉइड बनाना है बल्कि ऐसे बना लो, और ऐसे 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 लापरवाही से भी बना सकते हो, और एक ऐसे कर लो और एक इसके पीछे से ऐसे कर लो। आप अब अपने हिसाब से करो, मैंने करंट ऊपर दिखाई है, अब आप करंट नीचे दिखा दो, बस करंट नीचे दिखा दिया, नीचे जाती हुई तो जाएगी तो निगेटिव और इसमें जाएगी तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इस पर आती हुई उस पर जाती हुई। अब जरा देखो, जब करंट नीचे आ रही है तो नीचे आने पे कैसे दिखाओगे बताओ, क्या फिंगर आपकी ऐसी रहेंगी, और फिर उसके बाद ठीक है, नाउ ये दिस इज लाइक दिस, समझ में आ गई बात। तो ये ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो, क्योंकि आपकी तरफ आ रही है, तो करंट ऐसी आ रही है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ। हैंड, हैंड देखो, हैंड लेफ्ट हैंड का नहीं यूज़ करना है, अभी लेफ्ट की बात ही नहीं करी, अभी फ्लेमिंग पे नहीं आए हैं, आपको राइट पे ही रहना है। तो राइट में जिधर है करंट, करंट किधर जा रही है, उस साइड जा रही है, तो उधर ही लपेटो, ये ना, ये हो गया। फिंगर की रैपिंग की डायरेक्शन समझते हो कि रैपिंग की डायरेक्शन नहीं समझते हो क्या होती है, कहीं आप नेल से पीछे तो नहीं ले रहे हो रैपिंग, पीछे से नेल तक लेनी है, हाँ पीछे से नेल लो तो उधर ही रख लो करंट की डायरेक्शन में, तो फिर ये थंब हो गया, बोलो सही है, ठीक है। अब जरा देखो, जस्ट 1 मिनट,
Now, okay. Magnetic field of solenoid. Now, This is a demonstration of the magnetic field of a solenoid. अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की कैसे होती है। क्या ये बार मैग्नेट से आइडेंटिकल है? And represented here, you might be able to see some तो ये lines of wire coming around. इसमें वायर ले लिए हैं, ये सोलिनॉइड ही है, हेलिकल। We've actually separated it up जो सोलिनॉइड होता है वो हेलिकल होता है, हेलिक्स की तरह coils of wire. So you can आगे बढ़ती जाती है उसकी रैपिंग। स्प्रिंग एक हेलिकल है। solenoid. If the current comes in from the power source here and goes in this direction, then the magnetic field will be toward me. If the current goes in the opposite direction, then the magnetic field will be toward you. But the strong magnetic field will be in the interior of the solenoid. And we'll visualize that magnetic field using these black iron filings that when I energize by pushing this button, when I put a current through this coil, then these iron filings will line up in the back and back in again. But you should be able to see, hopefully you'll be able to see the filings line up. Okay, there's a little bit of alignment there. Yep. And you can see definitely the alignment of the particles थोड़ा coming थोड़ा through हुआ the है। center of the solenoid. अभी इसको ठक ठक भी करना Starting to, चाहिए। especially here, you can see the filings ऊपर aligning. नीचे हुआ है यहाँ So पर। that's a magnetic field produced by a solenoid. Solenoids are important in देखो the इसमें filings दिखाया नहीं, बट outside. ये देखो, But especially here, you ये can दिख see रहा the है, मैग्नेटिक filings फील्ड aligning. अलाइनमेंट हुआ है। So that's a magnetic field produced by मैं a दूसरा solenoid. दिखाऊंगा तब पता Up or चलेगा। down. बट यहाँ पर बस थोड़े पे ही इन्होंने एंड कर दिया है। थोड़ा बहुत तो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट दिख रहा है कि नहीं। सो बाहर का अगर ये ठीक कर देता तो और अच्छा दिख जाता। और इसके सॉलिनॉइड में स्पेसिंग भी थी, इस वजह से उतना अच्छा नहीं आ पाया। This is a demonstration of the magnetic field of a solenoid. A solenoid is a नाउ सॉलिनॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अगर आप क्या करो, ये है सॉलिनॉइड। एक नेल ले लो, थोड़ा सा कॉपर ले लो, और इस पर लपेट लो, एक तरफ से लपेटते जाओ। तो जब हमने इसको पूरी तरीके से रैप कर दिया, ये सॉलिनॉइड बन गया। अब इसके बाद इसको बैटरी पे लगा दिया, तो अब आयरन नेल की वजह से ये 1000 गुना हो गया है। जरा देखो ये क्या मैग्नेट की तरह काम कर रहा है।
सारी चीज़ों को पिकअप कर ले रहा है क्या? ये नेल को भी पिकअप कर ले रहा है। तो इस तरीके से ये सॉलिनॉइड है। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी देख ली है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड। नाउ Alright, the second activity that we did today was making an electromagnet. तो आप अगर जितने ज़्यादा टर्न्स करेंगे, So about the 10. जैसे यहाँ पर भी वही काम किया जा रहा है, तो So जितना ज़्यादा करेंगे इस चीज़ को, आप देखो बैटरी बड़ी ले ली, I'm gonna put. सो करंट and I'm इंक्रीज just gonna करेंगे hold it on here. You can do this with a holder तो as well. मैग्नेटिक फील्ड बड़ी हो जाएगी। I could try and set some on there. If you touch it, oh, there we go. Got सो up to इस 5 केस on there. में Toward the और अच्छा back. सॉलिनॉइड बन जाएगा जितना हम चाहेंगे। Able to pick up magnets, okay? Electric our material. So I got a whole lot more ओके, नाउ इन्हें और क्लोज कर दिया है। wire onto my nail. Okay? इट इज प्रॉपर सॉलिनॉइड। Okay. We could add maybe a thicker cord. ओके, Okay, तो something सॉलिनॉइड that के was, केस में आपको पता चल more गया solid or wider or कि something like that. And that could सॉलिनॉइड एंड मैग्नेटिक कंपास। अब जरा देखें कि मैग्नेटिक कंपास के साथ, यही मैं कल करके दिखाने चाह रहा था बट मेरा सेल ठीक नहीं था। आप यहाँ से देख लो, इसको दिखा देंगे। ये तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में तो आपने देखा है ना कि हाउ इट हैपेंस, ये तो आपने देखा है ना कैसे होता है। करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो देखो घूम जाती है ऐसे गोल गोल, थंब रूल के हिसाब से, मैक्सवेल थंब रूल। ये रेड रेड इंडिकेट कर रहा है। पोलरिटी रिवर्स कर दी तो उल्टा हो गया। दूसरी तरफ देखोगे तो उल्टी डायरेक्शन है, क्योंकि उधर से करंट आ रही, इधर से जा रही है। ये देखो ऐसा हो गया। अब ये इधर ले आएंगे तो करंट उधर से आई, इधर से गई, इसके डायरेक्शन उल्टा है। सॉलिनॉइड में देखो, इसमें पता चल जाएगा नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। ये देखो, ये नॉर्थ है जिसमें से निकल रही है। आपके में क्लियर नहीं दिख रहा है तो अब देखो, ये एंड नॉर्थ है, ये रेड है। रेड अगर क्लियर दिखेगा तो पता चलेगा, फिर से देखें। ओके, नाउ बाकी मैं दिखाता रहूँगा। सो सॉलिनॉइड का केस आपको पता चल गया ना कि सॉलिनॉइड में कैसे करंट पता की जा सकती है। ठीक है, ये थंब रूल ही लगा दो, पता चल जाएगा। बताइए, अगर पता चल जाएगा तो मैं आपको एक दो सॉलिनॉइड दे रहा हूं। नाउ दीज आर टू सॉलिनॉइड एंड एक इसमें से ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, और यहां पर ऐसा है। दूसरा सॉलिनॉइड, उसमें भी ऐसे ही है और ये है। तो नाउ ये जरा देखिए, तो यहाँ पर ये दो सॉलिनॉइड है। अगर मैं इनको पास लाने की कोशिश करूंगा ईशान, तो ये रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट होंगे? जबकि मैं देखो, मैं इसमें करंट की डायरेक्शन ही बना दूं, इससे पता चल जाता है कि करंट की क्या डायरेक्शन है। तो ये बना दी,
ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ये ऐसे बना दी। जैसे आपने बताया कि अट्रैक्ट करेंगे, तो किस बेसिस पर बताया, मैं और लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे आपने बता दिया इतनी आसानी से कि अट्रैक्ट करेंगे। ज़रा देखें तो कि आपने क्या किया होगा कि सबसे पहले इस पर रूल लगाया होगा। तो रूल क्या लगाया होगा, ऐसे लगाया होगा। हम ये देख रहे हो ना करंट, तो उधर ही की ओर तो ले गए होगे, लपेट लिया होगा, है कि नहीं। तो थंब इधर है, तो ये नॉर्थ, और ये क्या हुआ बताओ, साउथ। ये तो रिपेल ही करेंगे, आपका आंसर सही है, क्योंकि ये चीज है। सो दैट इज, अब आपका क्या है, नीचे आ रहा है तो नीचे किया, तो उधर क्या है बताओ, नॉर्थ, और इधर क्या है, साउथ। सो योर आंसर वाज करेक्ट। जैसा कि आपने बताया, तो दो सॉलिनॉइड को पास लाने की कोशिश करेंगे, तो हमने दोनों पे थंब रूल लगाया, और थंब रूल लगा करके पता लगाया। तो चीजें ये क्लियर हो गई आपको। एनीबडी इज एनी हैविंग एनी डाउट, तो फिर मैं बताऊं, ठीक है ना। सॉलिनॉइड के बारे में आपको पता चल गया है कि सॉलिनॉइड कैसे बिहेव करता है। अब जरा देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच द मैग्नेटिक, बोलो। अब अट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अब साउथ साउथ दोनों पास पास हैं। तो ये एक बार मैग्नेट ही है। तो बार मैग्नेट के केस में क्या होगा कि अगर साउथ साउथ पास हो जाएंगे, पहले इस पर लगाओ राइट हैंड थंब रूल, तो ये इधर आ रहा है, और इस पर लगाओगे तो कैसे आएगा, उधर। तो उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। क्या लेफ्ट से, क्या लेफ्ट थोड़े हैं, गलती से क्या, लेफ्ट हैंड को किनारे रख लो। अब जरा देखो कि ना इट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग। आप किसी भी सॉलिनॉइड में एक मैग्नेटिक कंपास रखें, अगर काम नहीं कर रहा है तो एक नेल डाल दो, तो नेल डालने से 1000 गुना बढ़ जाएगी। तब फिर आपको, आपकी बैटरी धीमी भी होगी, नेल डाल दीजिए तो मैग्नेटिक कंपास काम करने लगेगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। Now, just ये हमारे पास सॉलिनॉइड है। मैं इस बैटरी से और ट्राई कर लेता हूँ, अगर कुछ होगा तो ये कर देगी, ठीक है। फिर उससे पता चल जाएगा कि नेल डाल के कर दूंगा। कल तो नेल नहीं डाला था, तो अट्रैक्शन होना होगा तो हो जाएगा। सो एक एंड को ऐसे पकड़ लेता हूँ, एंड अदर एंड ऐसे। और इसका इंक्रीज करने के लिए इसके कोर के अंदर कोई आयरन मटेरियल डाल दो, नेल ठीक रहेगा। तो नेल डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर इसके पास में कंपास लाता हूँ, तो देखता हूँ अगर ये सॉलिनॉइड
एक्चुएट हो गया होगा। सेल डेड नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, तभी ये काम करेगा। सेल गड़बड़ होगा तो नहीं करेगा। कुछ तो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। देखो हो रहा है कि नहीं। यस सर। तो इससे पता चल रहा है कि ये मैग्नेट है। तो ये देखो, तो अगर नॉर्थ इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, नेल डालने से ही काम हुआ है, नॉर्थ अगर इसके पास आने की कोशिश कर रहा है तो ये देखो, तो ये कौन सा एंड हो गया बताओ। साउथ हो गया। और अगर मैं इसकी पोलरिटी बदल दूं, ये इधर ले लूं, मतलब मैं अब सेल ही उल्टा कर दे रहा हूं, तो देखे तब क्या होता है। तो सेल उल्टा कर देते हैं, तो अब साउथ आने की कोशिश करेगा। आ रहा है, बोलो, दिख रहा है ना आपको। अब साउथ आ रहा है कि नहीं। ये देखो, नाउ साउथ इज कमिंग, और पहले नॉर्थ आ रहा था, तो पोलरिटी के ऊपर है। अगर मैं पोलरिटी बदल दूंगा तो फिर उल्टा टर्मिनल आने लगेगा। अब नॉर्थ आने लगा कि नहीं। तो इस तरीके से वी कैन से दैट सोलिनॉइड इज एक्टिंग एज बार मैग्नेट। कहीं पर भी एक तार लपेट दो बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए, और इसके अंदर अगर नेल डाल दो रात भर के लिए, नेल मैग्नेट बन जाएगी। नाउ सॉलिनॉइड में हमने आपको बता दिया है कि 3 फैक्टर्स हैं जिससे उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स अनीशा, जिससे कि उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। बोलो, हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ऑन व्हाट 3 फैक्टर्स डज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिनॉइड डिपेंड्स। तो सॉलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई पे डिपेंड करती है। म्यू का क्या मतलब है कि मीडियम ऑफ कोर मटेरियल, मीडियम ऑफ कोर मटेरियल। अमित कुमार ये बताइए एन का क्या मतलब है। एन, यश चौधरी, एन क्या है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, और स्मॉल एन का मतलब है पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। और आई का मतलब है कि करंट फेड टू सॉलिनॉइड। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमने आई बढ़ा दिया तो ये क्या होगा। और अब जरा देखो, जो पिछला वाला केस था, कॉइल के केस में फील्ड किस पे डिपेंड करेगी। तो यहां फील्ड किस पे डिपेंड करेगी बताओ सृजन, ईशान, कि अगर मान लीजिए कॉइल है तो हम इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल कैसे बढ़ा सकते हैं। NIA जैसा कल पढ़ा हम लोगों ने, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया ऑफ कॉइल। N क्या है, यहां पर यूनिट लेंथ नहीं है क्योंकि उसी पे करना है टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या है, करंट की कितनी करंट कॉइल में है, और A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। तो ये भी फार्मूला याद रखना है। ये कॉइल के लिए है NIA, और ये म्यू NI सॉलिनॉइड के लिए है। अब देखेंगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए
एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है? इज इट हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। और अगर उसके पास मैं दूसरा मैग्नेट रख दूं तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या उस मैग्नेट से इंटरेक्ट होगी? इसकी खुद की फील्ड है ना, तो क्या वो उससे इंटरेक्ट नहीं होगी? क्योंकि इस मैग्नेट की भी अपनी फील्ड निकलेगी, ये भी तो निकालेगा, और उन फील्ड की वजह से या तो ये वायर जो एक फ्रीली लटक रहा है ये इधर भागेगा या इधर भागेगा, यानी दो मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। करंट कैरिंग वायर खुद भी एक मैग्नेट है। करंट कैरिंग वायर में मैंने इसे करंट कैरिंग कर दिया है, मतलब इसमें हमने करंट फेड कर दी है रजिस्टर और की लगाकर, और ये एक हैंगर से लटक रहा है। लेकिन अगर मैं इसके पास मैग्नेट लाता हूं तो देखता हूं कि इसमें एक फोर्स लग रहा है और ये इधर उधर भाग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि करंट कैरिंग वायर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन इट इज केप्ट इन अनदर मैग्नेटिक फील्ड, देन दो मैग्नेट जब पास होंगे तो क्या उनमें फोर्स नहीं लगेगा? ठीक है कि नहीं? जैसे ऑर्स्टेड ने करंट पास कराई थी तो क्या बगल वाले कंपास में फोर्स नहीं लगा था, और क्या उसकी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर गई थी? बोलो। मैग्नेटिक फोर्स से तो मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्सन होता ही है या अट्रैक्शन होता है, ठीक है कि नहीं? सो व्हेन देयर इज अ करंट कैरिंग वायर kept in magnetic field, then it experience a force and get deflected, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए। मान लो आपके पास घर में एक पूरी वॉल है जो नॉर्थ है और एक पूरी वॉल है जो साउथ है, तो नॉर्थ से हमेशा फील्ड निकलती है और साउथ पे जाती है, तो नॉर्थ से निकली साउथ पे गई, ये है, ऐसे है, तो ये हो गई, ये फील्ड हो गई। और इसी में आपने एक वायर रख दिया, करंट कैरिंग वायर, जिसमें नीचे करंट जा रही है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट जा रही है, तो अब ये किधर जाएगा? फील्ड भी है, करंट भी है, लेकिन फोर्स किधर होगा? इधर जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसा क्यों होता है? इट इज सो, क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है? बिकॉज current carrying wire generates its own magnetic field which interacts with the magnetic field of surrounding। जिस फील्ड में रखा गया है इसकी फील्ड और उसकी फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, तो फील्ड की वजह से या तो उनमें रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए दो फील्ड हैं, एक मैग्नेट है और दूसरा भी मैग्नेट रख दो, और एक की फील्ड ऐसी जा रही है, ऐसी, और दूसरे मैग्नेट की भी ऐसी जा रही है, तो कहेगा अरे हम लोग तो साथ साथ हैं, चलो आपस में चिपक जाएं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो ये मैग्नेट चिपक जाएंगे, क्योंकि इनमें मतलब क्या होगा कि एक जैसी है तो इंटरेक्शन तो होगा ही, कुछ ना कुछ होगा। अगर एक अलॉन्ग है तो वो स्ट्रांग हो जाएगी, कुछ भी हो। तो मेरा कहने का मतलब है इसकी जो फील्ड है इस वायर की, तो क्या वो आउटर वाले फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगी और उसकी वजह से फोर्स क्रिएट होगा, तो दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट इज सो बिकॉज करंट कैरिंग वायर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड विच interacts with external applied magnetic field। अभी एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस
एक्सपीरियंस, अब वो कौन सा फोर्स होगा, बट एक्सपीरियंस करेगा अ फोर्स, या तो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। जैसे देखो, मान लीजिए कि आपने एक ब्लर है, ओके नाउ लेट अस सी कि कैसा फोर्स लगेगा, और इसको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से बताया जा सकेगा। तो पहले हम देखें फोर्स क्या लगेगा और इसे बताया कैसे जा सकेगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये वीडियो अच्छा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर एक वायर में करंट फ्लो होता है और उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट एम्पियर ने इस बात को बताया। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में ये एक वायर लगा हुआ है जिसको हमने स्टैंड पर दूसरे वायर से बांधकर लटकाया हुआ है। इस वायर को हमने एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक की लगाई हुई है। सेल में करंट की डायरेक्शन, अब देखो इन्होंने जो किया है मैं उसी को कर देता हूँ। ये फिगर बहुत अच्छा है, इससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्टैंड में एक वायर ले लिया, तो वायर इस तरीके से ले लिया, एंड वायर लेने के बाद ये देखिए एक वायर ले लिया और वायर को कनेक्ट कर दो, कहीं पर भी इसे कनेक्ट कर दो, एक ऐसे कनेक्ट कर दो, ये ऐसे कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये की हो गई। ये जो चीज़ है, अब इसके दोनों तरफ एक यू बार मैग्नेट रख लो, सो ऐसे हमने कर दिया। अच्छा, एक एंड हम इसमें क्या ले लें, नॉर्थ, और एक एंड ले लें साउथ। जरा इस वायर को देखो, तो वायर को देखने पे करंट कैसी आएगी, ऐसे आएगी, प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगी। तो ये करंट आई, ये करंट आई और फिर ऐसे चली गई। इसके बीच में वायर है और ये है। अच्छा, जो नॉर्थ एंड साउथ है, क्या ये बात आपको मालूम है कि यू अगर बार मैग्नेट है और उसका एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ है, तो फील्ड कहाँ से निकलती है और किधर जाती है? क्या नॉर्थ से निकलती है और साउथ जाती है? बोलो, ऐसे जाती है? करके दिखाया था कि नहीं? तो इसमें फील्ड कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी बताइए? क्या नॉर्थ से साउथ जाएगी? बताइए। ओके, नॉर्थ से साउथ जाएगी। और ये वायर है, वायर में करंट कैसी है? आई। वायर में करंट आई है, ठीक है। सो करंट हम ऐसा कर लेते हैं, ये देखो ये चीज हो गई। तो अब देखो
अब हम इसमें एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इसकी भी फील्ड है और वायर की अपनी भी फील्ड है, तो उसके लिए जो फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। उससे हम कैसे पता करें, जरा देखो कि हम अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ लिखें एफ, इस उंगली पे एफ लिख लें, ये तो लिख ही लेना चाहिए, इस पे एफ लिख लें। इस पर क्या लिख लें बताओ, बी, बी का मतलब क्या होता है फील्ड, और आई का मतलब होता है करंट। ये लेफ्ट हैंड पे लिखें एफ बी आई, दैट इज फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI लिख लो। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, और ये फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ऐसे। अब जरा देखो इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर करो कि इस तरीके से परपेंडिकुलर करो कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहें। जस्ट सी दैट हाउ दीज फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो, पहले ये देखो, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? ये चीज इसके साथ रहे, ये दो तो कर लोगे कि नहीं, और जो तीसरी वाली वो आधी मोड़ लो तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, आई वाली आधी मोड़ लो। तो बताओ ये दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो, सॉरी, इसको और ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें थंब में नहीं लिखा है, थंब में लिखना है। थंब में लिखो एफ, और यहाँ क्या लिखो इंडेक्स फिंगर में बी, और यहाँ क्या लिखिए, यहाँ लिख लीजिए आई। एक मिनट। सो इन दिस आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में थंब में, और ये मिडिल फिंगर है, और साथ में ये नीचे वाली फिंगर है इंडेक्स, और बाकी दो को आप ऐसे मोड़े रहिए। ये लेफ्ट हैंड है, इसमें लिख लें एफ, इसमें लिख लें बी, और इसमें लिख लें आई। चेक करो। सो FBI हमने लिख लिया है ना। सो इफ लेफ्ट हैंड इज एक्सटेंडेड, क्या ये ऑर्थोगोनल सिस्टम हो गया? थंब, ये तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, और थंब और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। यानी कैसे करना है, इस तरीके से आप देख लो, थंब क्या इस उंगली के परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ये इस तरीके से हो कि अगर आपस में तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, थंब को ऊपर उठा लीजिए, ये देखो थंब इधर हो गया, फिंगर इसके सीध में है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर है, और साथ में ये ऐसा है। सो दीज थ्री थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है, अब देखो ये आई है, ये बी है, बी किधर है, यहाँ पर बी क्या नीचे की तरफ है, फील्ड किधर है बताओ, नीचे। आई किधर है, आई, इस पर आई किधर है, चेक करो, इसके बीच। तो आई क्या ऊपर है, फील्ड नीचे, आई ऊपर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, क्या इस पर इधर फोर्स लगेगा, दिस विल मूव ओवर हियर, ठीक है। सो आपको ये तीन चीज ऐसे करनी है, बस ये फिंगर आपकी लॉक होनी चाहिए, ये बल्कि नीचे रख लो, ये वाली तीसरी वाली, तो फिंगर ये सामने होनी चाहिए और थंब इधर रहना चाहिए, तो इससे पता चल जाएगा ये परपेंडिकुलर है। इट इज ऑर्थोगोनल सिस्टम, थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम इस तरीके से ऑर्थोगोनल XYZ वाला, जिसमें आपस में तीन चीज कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे। ये हो गया थंब, ये थंब हो गया, और फिर इसके बाद एक ये मिडिल फिंगर, और फिर ये तीसरी फिंगर, और बाकी दो फिंगर क्या होंगी, क्या आपस में फोल्डेड होंगी, और देन आप फिर उसके बाद ये हाथ है,
तो नाउ इट इज एक्स वाई जेड, इनके बीच भी 90 डिग्री, इनके बीच भी 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री. दिस इज थंब and this is middle finger and this is forefinger. This is forefinger, this is thumb और ये middle finger है. तो इस तरीके से ये चीज़ यही चीज़ है. ओके नाउ अब देखो इससे क्या पता चलता है कि इफ द थ्री फिंगर्स थंब, forefinger and middle finger of left hand is extended in such a manner, this is फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसी से मोटर का प्रिंसिपल बन जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल. इफ वीडियो से और क्लियर हो जाएगा, इफ थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर of left hand are extended in such a manner that all three are mutually perpendicular. Three are mutually perpendicular. And देखो, forefinger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then thumb को सबसे बाद में लिखने ना, then thumb will show the direction of force experienced by current carrying conductor. And if forefinger क्या बताता है, forefinger तर्जनी जिसको कहते हैं, फोर फिंगर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है. मिडिल फिंगर टेल्स the direction of current, then thumb indicates the direction of force experienced by करंट कैरिंग वायर. वो फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए. चलिए अब इसको समझते हैं और फिर से इसी पे आएंगे. ये जो हमारा रूल है ना, इस पर फिर से आएंगे, इसको फिर से स्टेट करेंगे. सबसे पहले इस वीडियो से देखें जिससे कुछ तो पता चले. अब जरा देखो इनका सिस्टम, देखो एरो से बता रखी है. हाँ, जब इस वायर में करंट फ्लो होगा और ये वायर मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. हमें देखना यह है, अगर इस तरह का सेटअप लगाया जाए और करंट को ऑन किया जाए तो इस वायर पर फोर्स लगना चाहिए. फोर्स लगेगा तो वायर में एक डिफ्लेक्शन पैदा होगा. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देख सकते हैं एक बैटरी एलिमिनेटर है, एक कनेक्टिंग वायर है, एक वायर का फ्रेम हमने बना के बीच में लगाया हुआ है, फिर दूसरा कनेक्टिंग वायर है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, एक बॉटल का कैप हमने लिया हुआ है मैग्नेट को सेट करने के लिए, और एक स्टैंड है जिस पर हमने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है. इस सेटअप से ही हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ये देखो वायर, हम देखते हैं कि बीच में वायर है. बनाया. आप इसमें दो वायर देख रहे हैं. इन दोनों वायर को बनाने के लिए
ये वायर बाहर से जा रहा है अंदर तक। इस तरह का एक सिंपल वायर लिया, इसको हमने छीला और इसको हमने सीधा कर लिया, स्ट्रेट, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो इस वायर में पड़े हुए रिंकल की वजह से ये सीधा नहीं रह पाता है। तो हमने इसको वायर के सीधा किया। सीधा करने के बाद हमने इन दो वायर्स के मदद से नीचे वायर का एक टुकड़ा हमने इसमें फंसा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मोड़कर हमने लगाया हुआ है। इस वायर का कनेक्शन बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कर रखा है। तो ये जो काला नॉब है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने वायर की मदद से इसी वायर के दूसरे वाले टर्मिनल से किया। बस बैटरी यही है। एलिमिनेटर ऑन करने पर इस झूले वाले वायर में करंट फ्लो होगा। इस मैग्नेट को देखते हैं। बैटरी एलिमिनेटर क्या है, वो एसी करंट को डीसी में बदलता है, बस इतना ही है। तो ये इन लोग इतनी बैटरी नहीं ला सकते बार बार खरीद के, तो इसलिए एलिमिनेटर होता तो हमेशा आप क्या है डीसी से एसी में बदलो और सारे प्रैक्टिकल करो। इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा और हमारा ये लटकता हुआ वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर इस वायर में करंट फ्लो होगा और हमें ये देखना है कि करंट फ्लो होने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। स्विच ऑन करते हैं। आ गया डिफ्लेक्शन, फोर्स है इसमें। ऑफ करता हूं, फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं। अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स काम करता है। अब जैसे हमारे केस में डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट आ रहा था, तो अब इस चीज़ को समझो। हमने क्या बताया, एफ हाथ में क्या है, एफ बी आई। सो तीन चीज़ें आपको लेनी है, थंब और फील्ड और करंट। अब जरा देखो, बी को नीचे ले आओ, बी को जो इधर इधर ले आओ। और करंट कैसी है, क्या करंट ऊपर आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो ये कैसा होगा, दैट इज टूवर्ड्स दिस। यानी कि अगर आपके पास, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे है। जैसे ये देखो कि मान लीजिए मेरे पास ये है हाथ, तो हाथ में ये तीन चीज़ें हैं, फिंगर ऐसे है, ये दोनों, इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए थंब को, सिर्फ ये हाथ देखिए आप। हाथ में दो चीज़ें तो परपेंडिकुलर हैं, ये सीधा जा रहा है और ये परपेंडिकुलर है, इतना तो बनाया जा सकता है, फिर थंब ऊपर निकाल लो, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से दो उंगली मुड़ी है और ये एक उंगली क्रॉस, पहले एक निकालो फिर दूसरी परपेंडिकुलर कर लो और फिर थंब को ऊपर कर लो। इस तरीके से तीनों परपेंडिकुलर होगा, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर होने के बाद सबसे अच्छा तरीका है इसे समझने का कि अगर हमें बी है, बी उधर ले लो और करंट नीचे ले लो तो फोर्स ऊपर लग जाएगा। आपको जहाँ चाहिए, अगर फोर्स इधर चाहिए तो करंट नीचे ले लो, जैसा आप चाहोगे तो वैसा होगा। अब जरा देखें, फोर्स का मतलब है कि उसमें जो डिफ्लेक्शन आया है वो वायर कहीं ना कहीं जाएगा। अगर फोर्स लगेगा, मतलब अगर आपने करंट फीड की और मैग्नेट लगा दिया, मोटर में क्या होता है कि मैग्नेट लगा दिया और करंट फीड की, तो क्या उस पर फोर्स लगता होगा और वो घूम जाता होगा, और घूमने के बाद क्या वो पानी ऊपर चढ़ा देता होगा, बोलो। फोर्स लगेगा तो घूमेगा और घूम गया तो पानी चढ़ा दिया, बोलो। यही तो मोटर का प्रिंसिपल है। हमें ये देखना है फोर्स लग जाए और बीच में कहीं एक्सेल उस पर घूम जाए। तो पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि अभी आपने देखा ना कि ये हिल गया था, कि वो चीज़ नहीं देखी आपने, बोलो। देखेंगे कि हिलना महत्वपूर्ण, वो देखना हिल गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये देखा ना आपने, बोलो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लेमिंग लेफ्ट होनी चाहिए। ये देखो, फोर्स की डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेटर, मिडिल फिंगर, करंट। अगर हमारे पास एक करंट, इस चीज को फिर से देख लो, हाथ की इन फिंगर्स की पोजीशन को इसी तरह से रखना है, तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। थंब फोर्स की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेटर, मिडिल फिंगर,
करंट। अगर हमारे पास एक करंट तो इस तरीके से आप अपना लें। हमारी मिडिल फिंगर के अलोंग रखा हुआ है और करंट की नाउ अब जरा देखें कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे इन्होंने किया है कि तीनों को अलग अलग रख लें। मिडिल फिंगर ऊपर आ रही है तो ये फोर्स हो गया FBI, तो तीन अलग अलग चीज़ें, जैसे अभी हमने आपको बना के नहीं दिखाया था कि थंब इधर है, मिडिल फिंगर इधर है और तीसरी फिंगर इधर है और बाकी दो मुड़ी हुई हैं। तो इट इज़ लाइक दिस। समझ में आ गई बात? तो दैट इज थंब हो गया, थंब हो गया फोर्स, मिडल फिंगर हो गई B, और ये जो तीसरी फिंगर हो गई वो कौन सी हो गई, ये देख लो, फोर्स ये और ये तीसरी फिंगर। समझ में आ गई बात कि नहीं? फोर्स, मिडिल फिंगर, ये तीसरी फिंगर। सो दिस इज आई, ऐसे है। जस्ट इस चीज को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके का बॉक्स है, क्योंकि बॉक्स से हमें सारी डायमेंशंस हमारी कमांड में रहती हैं। ये देखो बॉक्स है। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये तो बॉक्स में मैंने इसे नॉर्थ कर दिया है और इसे साउथ कर दिया है। ऐसा करने से नॉर्थ से साउथ सारी फील्ड चली, बोलो। एक एंड नॉर्थ कर दिया, एक एंड साउथ कर दिया, और इधर पर छेद कर कर यहां से एक वायर ऐसे निकाल दिया और बाहर निकल गया। ये पीछे से आ रहा है, यानी बॉक्स के सामने से निकल रहा है यहां से। या ऐसा भी समझ सकते हो कि ये यहां से नहीं निकल रहा है बल्कि पीछे से निकला और फिर उसके बाद यहाँ के बीच से निकला। ऐसे समझो, इस सामने वाले के बीच से। इसको ऐसे बनाओ तो ऐसे ऐसे करंट आ रही है ये। तो अब ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ये किधर भागना चाहेगी। तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर लो। फील्ड इधर है कि नहीं, बोलो, बताओ। फील्ड दिख रही है कि नहीं? ये तीनों फिंगर देखो, तीनों देख लिया आपने ना। फील्ड कैसे दिख रही है? जिधर फील्ड है उधर फील्ड रखो। और करंट कैसी है बताइए? करंट क्या ऐसे आती हुई है इसी बॉक्स में? तो फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फील्ड सामने करंट, तो फील्ड के परपेंडिकुलर करंट, आप देख लो ये परपेंडिकुलर है फील्ड के। तो फोर्स अब इस पर कैसा लगना चाहिए? ये B है, ये I है, तो फोर्स कैसा लगना चाहिए इस वायर पर? देखो फोर्स लगेगा, तो ये वायर ऊपर उठना चाहेगा। दिस वायर विल टेंड टू मूव अपवर्ड। द सेम हैज बीन डिपिक्टेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपके 3 फिंगर्स हैं तो इसे और थोड़ा टर्न करो और इसे ऊपर करो और इधर करो, देन ऑल्सो यू कैन शो दैट व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि अगर आपके थंब ऐसा हो, किसी किसी का थंब स्ट्रेट नहीं हो पाता, तब भी ये हेरिडिटरी करेक्टर है, फिर भी आप जितना हो सके इसे स्ट्रेट कर लें। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट कर लो। फिर ये ऐसे कर लेना। तो ये लेफ्ट में करना, एक फिंगर ऐसी और दूसरी वाली ये सामने और बाकी 2 टर्न, बस ऐसे कर लो। ठीक है, सो दीज आर द फिंगर। अगर ऐसा इसमें परसेप्शन नहीं आ पा रहा है नाउ, तो जो तीसरी फिंगर है उसे थोड़ा घुमा के कर लो। बल्कि ये 3D डायग्राम आपके में सही नहीं है बुक में, तो इन्होंने ऐसे किया है, ऐसे। नाउ ये ऐसे कर लिया। पीछे हमने जो डायग्राम बनाया है दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल। इस एक ही चीज़ है
इसे फोर्स कर लें, इसे बी कह दें, एंड दिस इज करंट, FBI ऐसे भी बना सकते हो। और तीसरी फिंगर ऐसे, बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, ठीक है। तो ये है, तो FBI। अब जरा और देखें कि सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कुणाल ये बताओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या है? अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, मतलब इफ अवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर mutually perpendicular, orthogonal system, if these are mutually perpendicular and middle finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows, देखिए four finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, ठीक है, then the direction of force will be shown by thumb, ठीक है, the direction of force experienced by current carrying wire विल बी शोन बाई एफ, ऐसा बोलना है। बाकी बुक में जो लिखा है वो भी यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से है। जरा देखो, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है, स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसे फर्स्ट फिंगर भी कह सकते हो, फर्स्ट फिंगर, एंड सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो, देन द थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। एक बार फिर से कुणाल बोलो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब पहले थंब मत बोलो, थंब सिग्निफाइज द फोर्स, उसे बाद में बोलो। फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर का पहले बोल दो और लास्ट में बोलो देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। बोलो, समझ में आया? अनीसा रिपीट करो। Perform an activity to understand this concept. The apparatus required to perform this activity are एक बार और देख लें फिर हम आगे बढ़ें। copper wire, 2 electric cells, a horseshoe magnet having a strong magnetic field, a plug key, connecting wire. अब देखो इन्होंने क्या किया है, battery to the other end of the plug key. ये करंट कैरिंग वायर है, to keep the key open while making connections between apparatus. तो बाद में की क्लोज कर देंगे। अभी First, we shall take a horseshoe magnet. Let us hold it in such a way that the copper wire is between the poles of the horseshoe magnet. What do we observe? We do not see any movement in the copper wire. क्योंकि की क्लोज This नहीं है। indicates that whenever a current is not flowing through the wire, it remains straight. Let us mark this position of wire as A. Now, close the key and allow the current to flow देखो in इस the पे circuit. फोर्स लग रहा है,
ये भाग रहा Let है। us observe the copper wire. Do we see any movement in the wire? Yes. When the current flows अच्छा, from अब top इसी end चीज of the को हम wire, देख लें, the copper wire. इसको लॉक कर लें। ये अच्छा, फोर्स इधर लगा, जरा चेक करें। हमें ये पता करना है कि करंट किधर हो, या उल्टा काम करेंगे। अच्छा, मैग्नेट में जो रेड एंड है वो नॉर्थ है और जो ब्लू है वो साउथ होता है। तो नॉर्थ से साउथ यानी जो फील्ड गई है बी है, बी अंदर गई, जरा फिर से देखो, तो बी अंदर गई। अब फोर्स इधर लगा, क्या थंब फोर्स होता है। तो अगर हमें ये पता करना हो इन तीन चीज़ों में कि आपको बी दिया है कि बी कैसा है, फोर्स दिया है, देन वी कैन फाइंड आउट बी दिया है इधर, फोर्स इधर दिया है। चेक करो, ये देखो बी ऐसा दिया है और फोर्स ऐसा दिया है, देन यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट कि करंट कैसी होगी। सो इसी चीज़ से पता कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल से बताएंगे, दूसरे से तो पता चल जाएगा। नाउ अब देखो, सबसे पहले हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करें सो दैट आवर अंडरस्टैंडिंग बिकम्स बेटर। एग्जाम्पल 13.2 करो। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जरा एक बात सोचो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर प्रोटॉन चला होता, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, प्रोटॉन चला होता, तो प्रोटॉन मान लीजिए ऐसे चला होता ये, तो क्या प्रोटॉन के चलने को करंट कहते हैं? क्या पॉजिटिव चार्ज के चलने को करंट कहते हैं? बताइए। ये तो फील्ड है, अब प्रोटॉन चल जाए, पॉजिटिव चार्ज चल जाए तो करंट है। तो जो बी है, बी की तरफ बी रखो, लॉक कर दो। अब करंट किधर लॉक करोगे बताओ? बी को वहीं रहने दो, उंगली वहीं है, करंट ऐसे लॉक कर दोगे? बोलो, देख लो, ये आई ही है, इसमें क्या लिखा है? आई लिखा है कि नहीं इस फिंगर में? तो बी को बी की तरफ लॉक, इसको तो, लेकिन थंब किधर है? थंब नीचे जाएगा कि नहीं? देख लो थंब, तो इसलिए इस पर किधर फोर्स लगेगा? बी की तरफ बी कर दिया, आई की तरफ आई कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन का चलना ही करंट है। तो बोलो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा? क्या ये पार्टिकल जाते जाते नीचे चला जाएगा? उस पर नीचे फोर्स लग रहा है, बताओ। सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी ऐसे ऐसे जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, पेपर के अंदर चला जाएगा। ठीक है। सो और अगर यही एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन में तो प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इधर आना, तो करंट का किधर जाना बताओ? क्या उल्टी होती है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, ये बात समझते हो? ये और ये फील्ड है, तो पहले जो फील्ड है, फील्ड की तरफ फील्ड कर लो, ये फील्ड है। और करंट किधर करोगे? करंट ऊपर करोगे कि नीचे? इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हमेशा करंट अपोजिट होगी, फील्ड इधर और करंट ऊपर। दो चीज लॉक कर ली। बोलो, वैसे तीनों परपेंडिकुलर है, देखो उस उंगली पर और ये दो परपेंडिकुलर हैं, ये पूरे तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये हुई बी, ये हुई आई, फर्स्ट फिंगर बी, सेकंड फिंगर आई। तो बोलो इस पर फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा कि ऊपर? बताइए। तो ये इलेक्ट्रॉन आते आते क्या ये पेपर के अंदर चला जाएगा? पेपर के अंदर, ये लेफ्ट ना समझना, इसको समझो इनसाइड पेपर, ये चीज है। सो अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इनसाइड पेपर चला जाएगा। और जो ऐसा न समझ पाए उनको बॉक्स से समझ लेना चाहिए, ऐसा बॉक्स। ये देखो, बॉक्स में फील्ड कैसी है? इसे मान लो नॉर्थ, इसे मान लो साउथ, तो फील्ड ऐसी है। और हमने ऊपर से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और ऊपर से छोड़ने पर जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो अंदर जाने पे इसे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ये अंदर ना जा कर के ये इस पर फोर्स लगा और ये इधर,
यानी ये पीछे चला गया और यहाँ से निकल गया, ये पीछे से एस्केप कर गया, अपनी वाली लाइन से ये पीछे चला गया। जाना इसे ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन इस पर फोर्स किधर लग रहा था, क्या पीछे लग रहा था? तो ये इसकी करंट की डायरेक्शन कौन सी थी? ऊपर की। फिर से देखो, बी करंट ऊपर रख लो, ऊपर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा में करंट नहीं होती है, उसके अपोजिट होती है। करंट ऊपर रख ली। फिर से देखो, ये देख लो। तो इस तरीके से ये बी हो गई, नॉर्थ से साउथ ही तो फील्ड होती है, और ऊपर हो गई करंट। तो फोर्स किधर हुआ? नीचे हुआ कि नहीं? तो इसीलिए नीचे हुआ, यानी ये अपने ट्रेजेक्ट्री में नहीं गया बल्कि पीछे चला गया। तो हमें आंसर क्या लिख देना चाहिए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा लिखा है। एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, the direction of current is opposite to, खैर ये तो फ्लेमिंग का रूल नहीं है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फोर्स acting on electron will be inside plane of paper. ये चीज है। इसको कुछ और तरीके से समझें। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे ए के बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, हमने एक प्रोटॉन यहाँ डाला, इसे अपने मास की वजह से गिर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है, ठीक है, प्रोटॉन गिरने की वजह ये फॉल कर रहा था, लेकिन ये फॉल करने पे ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, अपनी सीधी ट्रेजेक्ट्री में न जाकर के इधर चला गया, इस पर इधर फोर्स लग गया। अच्छा, इस पर ये करंट थी, नीचे गिर रहा था तो एक करंट थी, करंट इधर है नीचे और फोर्स इधर है, करंट इधर और फोर्स इधर। अब आपको बी बताना है, बी किधर है। तो बी के बारे में सोचो, अपने अपने हाथ से ऐसा पता लगाओ कि अगर ये स्थिति है तो बी पिछले वाले डिब्बे से, ये पिछली सरफेस है, इधर वाली फर्स्ट सरफेस है, इधर वाली सेकंड सरफेस है, और इसके पीछे वाली थर्ड है, और ये फोर्थ वाली आगे वाली फोर्थ है। तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा? उसके अपोजिट हम साउथ मान लेंगे। अब आई और एफ आपके हाथ में है, अपने हाथ से ऐसा फिगर बनाओ कि आई और एफ दिखा दो। आई को किधर दिखाओ? नीचे दिखाओ। और एफ को किधर दिखा दो? एफ को एफ की तरफ दिखा दो, क्योंकि वो सीधे न गिर के इधर डिफ्लेक्ट हो गया है। और ये हमें बताओ बी किधर होगा। दो चीज दी गई। देखो क्वेश्चन में हमने ऊपर से प्रोटॉन गिरा दिया डिब्बे में, तो उसे मास की वजह से नीचे गिरना चाहिए था कि नहीं? लेकिन चूंकि ये फील्ड में था, हमें मालूम नहीं है कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर, इसके अंदर एक फील्ड है, हम उस बस फील्ड की पोजीशन पूछे, उस फील्ड की वजह से वो नीचे न गिर के ये इधर चला गया, यानी इस पर लगातार इधर फोर्स लगता रहा। अब आप भी कहीं भी फेंकते हो तो ऊपर चीज जब फेंकते हो तो इधर नीचे फोर्स लगता है, तभी तो ग्रेविटी की वजह से पैराबोला बनाती है कि नहीं बनाती है? तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर फोर्स लग रहा है कहीं तो वो उसकी अपनी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक हो गई। तो अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये मुझे बताइए, आई और एफ दी है, 3 उंगलियां हैं आपके पास, तो हमें बता दो बी देख के कि बी किधर होगा, बस इतना ही बताना है। और बी जिधर होगा तो एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। नॉर्थ से निकलेगी फील्ड, साउथ में जाएगी, तो 1 2 3 4 में किधर पर बी होगा? ये प्रोटॉन है, फोर्थ किसने बताया बताओ, तो हमें पता चल जाए।
कुणाल ने बताया ना, हाँ, और वन अस्मित ने बताया। वन किसने बताया? ठीक है, अब चेक करें, दो लोगों ने अलग अलग चीज़ बताई है। तो पहले तो मैं उसी तरीके से जो जो चीज़ें हैं देखूं करके, तो आई नीचे लेना पड़ेगा। देखो आई क्या आप लोगों ने नीचे लिया था ऐसा करने पे? ये है आई, और डार्क कर दें, ऐसे किया था, वो नीचे है ना आई नीचे। और फोर्स किधर? ये फोर्स लो, आई को लॉक करके फोर्स ऐसे लिया, थंब उधर लिया था, जरा चेक करो, आई नीचे और फोर्स इधर। ओके, अब इसके बाद बी किधर होगा? ये देखो, तो इस तरीके से फिर से एक बार देख लें कि यहां कि आई किधर है? आई, ये देख लो आई है, तो आई को कैसे करना है? आई ऐसे, फोर्स ऐसे, तो बी कैसे? नीचे हो गया कि नहीं? तीनों फिंगर परपेंडिकुलर है, फिंगर को नहीं डिस्टॉर्ट करना है। तो आई नीचे, फोर्स ऐसे, तो बी किधर? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ का क्या मतलब हुआ? अंदर की तरफ का मतलब हुआ कि ये नॉर्थ है, फोर्थ पॉइंट, और जो 3 पॉइंट है वो क्या है? साउथ है। यानी यही चीज जो हमने बनाई है, तो इसमें आगे वाला पोर्शन को सबको क्या बन जाना चाहिए? नॉर्थ। और जो पिछला वाला डिब्बे का सिरा है उसे क्या बन जाना चाहिए? जो पीछे वाला है उसे क्या बन जाना चाहिए? साउथ। और उसी में ये जो फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ चलनी चाहिए क्या? पीछे फिर से देखो कि आई कहाँ है? नीचे। फोर्स कहाँ है? इधर। तो फील्ड कहाँ है? देख लो, आई ऐसे, फोर्स इधर, तो फील्ड अंदर। फील्ड अंदर गई कि नहीं? अंदर। तो फील्ड को अंदर बना दो। ठीक है, सो देयर आर फर्दर मैनी क्वेश्चंस दैट आर नीडेड टू बी सॉल्व। तो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज कि ये देखिए, यानी कि 4 से थर्ड की तरफ, फोर्स नहीं था, इट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। 4 से 3 की ओर फील्ड बना दी। ठीक है कि नहीं? फील्ड इज फ्रॉम 4 to 3, इस तरीके से। अब जरा देखो कि मान लीजिए कि एक ऐसा बॉक्स है, और उसमें ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, ये साउथ है। ये पूरी फील्ड ऊपर से नीचे, आपके घर की जो सीलिंग है वो नॉर्थ है और आपका फ्लोर साउथ है, ऐसा बना दिया। और यहाँ एक छेद कर दिया, और छेद से बोल दिया प्रोटॉन से चलो इसके अंदर चलो, तो प्रोटॉन अंदर चला गया। अब आपको बताना है कि ये प्रोटॉन किधर जाएगा। ये प्रोटॉन या तो पीछे जाएगा या आगे जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये किधर जाएगा? अगली सरफेस की तरफ जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो पीछे चला जाए, एक आगे चला जाए, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। फोर्स, करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट, ये है फील्ड, नीचे की ओर है फील्ड, नीचे फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये करंट है। अब हमें ये देखना है फोर्स किधर है। तो जरा ईशान ट्राई करो, बी और आई को लेके लेफ्ट हैंड लेना, राइट ना ले लेना। ये बताओ कि किधर इस पे फोर्स लगेगा। ओके, कोई बात नहीं। सृजन, एनी आइडिया? फोर्स किधर लगेगा? देखो बी हमने बता दिया, बी इस बॉक्स में डाउनवर्ड है। क्या? आगे की तरफ लगेगा।
तो मैं पहले बी को डाउनवर्ड कर दूं, ये बॉक्स रखा है हमारे पास, बी को क्या कर दूं, डाउनवर्ड, बी डाउनवर्ड है, देख लो बी है, बी डाउनवर्ड। और करंट कैसी, देखो बी डाउनवर्ड और करंट ऐसी, और ये देखो फोर्स कैसा, फोर्स अपवर्ड है कि नहीं, ये देखो थंब, फिर से देखें कि यहां पर बी है, बी डाउनवर्ड, करंट ऐसी, तो फोर्स कैसा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बॉक्स आपके पास हो तो बॉक्स से भी देखा जा सकता है कि भाई ये बॉक्स है, तो बॉक्स आप समझ लो कि ये बॉक्स है, पूरा का पूरा बॉक्स। तो बॉक्स में बी को डाउनवर्ड लो, करंट को आगे ले लो, और फिर बॉक्स में कैसा फील्ड लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो ये जो है किधर चला जाएगा, बताइए, इस पर इधर की ओर फोर्स लग जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बी है, ये आई है, ये बी है और आई है, तो फोर्स किधर लगेगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, सो एफ बी आई। सो उन तीनों को जो तीसरा वाला है, तो बी और आई बना लीजिए, और बी और आई को अपने हाथ में इस तरीके से दिखाइए कि बी और आई है, ये देखो बी और आई है, तो बी को दिखाओ बी डाउनवर्ड, ठीक है, और आई ऐसे, तो इन तीनों को आपस में कर लो, बी और आई को, चाहे आपको क्या करना पड़ जाए, पेज ही मोड़ना पड़ जाए, क्योंकि आपका सही काम होना चाहिए, और मोड़ लो, पूरा मोड़ लो। तो ये देखो बी और आई को कर लो, ये बी है, तो बी और आई, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस केस में ये डाउनवर्ड है, या फिर आप पलट करके देख लें, तो बी और आई को दिखा दीजिए, हमने दिखा दिया, बी इधर है, करंट कैसी है, करंट ऐसी है, सो देखिए बी एंड करंट, अभी भी इसको पलटना पड़ेगा, बी, ये देखिए, तो बी नीचे है, करंट ऐसे है, सो इट इज बी है, करंट है, फोर्स डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब पीछे जाएगा, पीछे जा रहा है कि नहीं, आगे नहीं आएगा, बी आई और एफ, ओके। कुछ चीज़ें और देखें तो उससे पता चले। क्वेश्चन नंबर 1, मोटर के प्रिंसिपल में ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 231, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक प्रोटॉन चलेगा तो क्या होगा, मान लीजिए पहले क्वेश्चन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इस पर एक प्रोटॉन को छोड़ दो, तो प्रोटॉन को हमने छोड़ दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ये छोड़ दिया, ये जा रहा है, तो क्या इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, आई और बी के। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, तो दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो अब इसे कैसे चलना चाहिए, ये देखो कि बी ले लीजिए और आई ले लीजिए, तो ये नीचे जाएगा। अदरवाइज ये भी देखा जा सकता है कि इसको दूसरी तरीके से देखें, मान लीजिए ये ऐसी फील्ड है, फील्ड ऊपर की ओर आ रही है, जैसे भीष्म पितामह को बाण लगा था ना, तो सारे बाण ऊपर की तरफ थे ऐसे। तो ये सोचो कि जो नीचे का फ्लोर है उससे सीलिंग की तरफ बी है, ये बी है, अच्छा ये बी हो गई। अब इसमें प्रोटॉन को चलाओ, यहाँ से प्रोटॉन एंटर कर गया, तो प्रोटॉन जब एंटर किया तो इस पे सोचो फोर्स किधर लगेगा, तो आई है, अच्छा बी को ऊपर कर लिया, इतनी बात समझ आई, ये देखो बी है, बी ऊपर आई इधर, तो फोर्स नीचे लग रहा है कि नहीं, क्या वो इसकी स्पीड के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, बोलो,
बी ऊपर है, ये एरो का जब डॉट होता है तो इसका मतलब है आता हुआ तीर। समझ में आई बात कि नहीं? तो बी कैसे हैं? सारे बी ऊपर हैं, बोलो। और ये प्रोटॉन उधर जा रहा तो उसकी वेलोसिटी है या उसकी करंट है, तो ये आई हो गया। ऊपर वाले डायग्राम से, ऊपर वाला डायग्राम अभी आप छोड़ दीजिए, नीचे से समझिए, फिर हम ऊपर पे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर एक प्रोटॉन छोड़ दिया जाए v स्पीड से तो ये इसकी करंट हो गई, और ऊपर की ओर क्या हो गया? क्या b हो गया? बोलो, b है ना ऊपर की ओर, तो बोलो फोर्स किधर हुआ? बताइए, फोर्स किधर हुआ? डाउनवर्ड से अच्छा है बोलो परपेंडिकुलर। क्या स्पीड के परपेंडिकुलर फोर्स है? अच्छा चलो थोड़ा सा और आप काम करें कि मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ना जा करके अब ये ऐसे जाएगा, और ऐसे जाने के बाद अब यहाँ पे आ गया, अब और आगे बढ़ा, क्योंकि हमेशा मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी अभी इधर आ गया प्रोटॉन, यहाँ पर देखो अब ये इधर जाना चाहता है, बताओ करंट ऐसी है, अब बी ऊपर है, बोलो बी अभी भी ऊपर है ना, और करंट ऐसी है, तो फोर्स ऐसा लग रहा है कि नहीं? बोलो, तो अभी भी जहां इसकी वेलोसिटी है, क्या फोर्स उसके परपेंडिकुलर ही लग रहा है? वेलोसिटी इधर तो फोर्स परपेंडिकुलर, और जब जब फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी से तो क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है? जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक फील्ड में छोड़ा जाता है तो उस पर करंट के परपेंडिकुलर फोर्स है, और करंट ही क्या वेलोसिटी होती, बताइए भाई। आप ये देखो तीनों चीजें परपेंडिकुलर नहीं है क्या? एफ बी आई, तो करंट ही तो वेलोसिटी होती है और उसके परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा एक चीज आप बताइए, 9th में ये पढ़ी थी कि अगर कोई चीज जिस पर फोर्स उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग जाए तो क्या वो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना देता है? बताइए। और जो प्लस चार्ज है उस पर जो करंट है, क्या वो उसकी वेलोसिटी है? जिधर पॉजिटिव चार्ज चल दे वही करंट है, तो एक करंट भी मान लो। तो यहाँ तो आप देख रहे हो करंट ऑफ, ऐसा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है जहाँ जहाँ करंट जाएगी फोर्स उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। यहाँ चली जाए प्रोटॉन, यहाँ चला जाए, कहीं भी चला जाए, फोर्स तो परपेंडिकुलर ही है। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या यहाँ भी है फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट, तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? मतलब स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वहाँ स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होता है? सही कह रहे हो, वेलोसिटी में चेंज होता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन हर पल बदलती रहती है। वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी है, इसलिए स्पीड तो नहीं बढ़ती, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर पल बदलती रहती है। नाउ अब देखो, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या उसके एक्सीलरेशन में चेंज होता है? ये बात सही कह रहे हैं कि स्पीड में सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो हर पल जब इसमें ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो अर्थ की स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी कैसे बदल रही है? क्योंकि हर पल उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी हमेशा बदलती चली जा रही है। वेलोसिटी में वेक्टर लगता है, तो वेलोसिटी, स्पीड नहीं बदल रही है, यानी एक ही स्पीड से चल रही, लेकिन वेलोसिटी इसलिए बदल रही क्योंकि डायरेक्शन बदल रही। क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन बदलता है? बताइए। हाँ, हर समय बदलता है, क्योंकि ये हमेशा सेंटर की ओर फोर्स है, और फोर्स ही मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, हर पल बदल रहा है। यहाँ आ जाएगा तो इधर डायरेक्टेड है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही बदलता चला जा रहा है। सो एट एवरी मोमेंट इसका एक्सीलरेशन बदल रहा है, तो इसकी स्पीड नहीं बदल रही है,
इसका वेलोसिटी बदल रहा है, इसका एक्सीलरेशन बदल रहा है, क्या इसका मोमेंटम बदल रहा है इस पार्टिकल का जो m मास का है, कि नहीं बदल रहा है? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, क्या mv, और v ही होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बदलने से क्या बदल जाएगा बताओ? मोमेंटम। तो अब जरा देखो, व्हेन ए पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज लेफ्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एग्जीक्यूट्स ए सर्कुलर मोशन। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि करंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब भी मान लीजिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स आ जाए, करंट को वेलोसिटी ही मानो, when current force is perpendicular to velocity then it is only the criteria for circular motion. So when charge particle is is left in magnetic field then it executes a circular motion as force is perpendicular, always perpendicular, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से है, टू स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल को ही करंट कहेंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया स्पीड के, इसलिए इसमें सर्कुलर मोशन हो गया, एग्जीक्यूटेड सर्कुलर मोशन विच इज यूनिफॉर्म। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यूनिफॉर्म भी है सर्कुलर मोशन। तो अब ऐसी स्थिति में अब पहले क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रोटॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो क्या क्या चीजें बदलेंगी? बोलो, इसका मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मास नहीं बदलेगा, सो मास अनचेंज, स्पीड बताइए, वेलोसिटी, चेंजेस, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगी ना, वेलोसिटी तो चेंज होगी कि नहीं? अब मोमेंटम का बताइए, बदलेगा क्या? तो मोमेंटम चेंजेस। इतनी बात रखना कि बस चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म वर्ड न छोड़ना। हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, आप यूनिफॉर्म जरूर लिख देना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो वो सर्कुलर मोशन में चलेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन एक्टिविटी 13 सो हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। एक हमने रॉड ले ली थी और रॉड में एक वायर बांध दिया था, और वायर बांधने के बाद यहाँ पर एक मैग्नेट रख लिया था, यू मैग्नेट। तो अब इस पर एक डिफ्लेक्शन हुआ था, तो पूछ रहा था कि मैं क्या क्या करूं कि ये डिफ्लेक्शन बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर हमने इसमें एक सेल लगा दिया था, की लगा दी थी, रजिस्टर लगा दिया था और ऐसे कर दिया था। तो कह रहे हैं हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ द डिफ्लेक्शन कैन बी इंक्रीज। तो ये जो चीज़ है, तो इस पर ये फोर्स है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल। ये तीन चीज बढ़ा दो तो फोर्स बढ़ाया जा सकता है। यानी बिल समझ लो कि इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, बहुत बड़ा हॉर्स मैग्नेट ले आओ तो भी आप फोर्स ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of horseshoe magnet, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आओ, इज इंक्रीज्ड। और दूसरी चीज, इफ करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड, दो सेल लगा दो तो भी और डिफ्लेक्शन होगा। और लेंथ ऑफ वायर, इसकी कुछ लेंथ भी है, इस लेंथ की बात कर रहा हूं। इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज,
अभी तक 3 फार्मूले बता दिए हैं। इंक्रीज्ड, देन फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो कि ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक प्लस चार्ज को फेंका और वेस्ट में फेंक दिया, और लेकिन ये तो नॉर्थ की ओर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया तो जरूर इस पर इधर फोर्स लगा होगा तभी इधर चला गया, ये फोर्स है। अच्छा, करंट इधर थी, ये है करंट, फोर्स ऊपर लग गया, तो फील्ड कहाँ है? अब हम लेफ्ट हैंड निकालें तो पता चले लेफ्ट हैंड में करंट है, ये करंट को इधर कर लो और फोर्स को ऊपर करना पड़ेगा और करंट को इधर करना पड़ेगा। इस चीज़ को मोड़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा, जिससे कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाए। पेपर को इधर उधर कर लिया करो। करंट इधर है और फोर्स कैसा है? ऊपर है, तो फील्ड किधर हुई देख लो। करंट, फोर्स और फील्ड कहाँ है? बी देखो, फील्ड ऊपर है, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसे हटा भी सकते हो, तो आप ये दोनों देखो, इसे तो बाद में उठा लेना। तो ये आपका है, पहले करंट की ओर करंट लो, फोर्स की तरफ फोर्स लो, और ये ठीक है ऊपर। सो दिस इज फील्ड इज अपवर्ड। अपवर्ड फील्ड कैसे दिखाओगे? ओके, सो फील्ड इज अपवर्ड, दैट इज डी इज करेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को और अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक मोटर कर सकें। थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू।